सबसे पहले देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रोडवेज बस में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 12 से 13 अगस्त की रात को दिल्ली से देहरादून आई रोडवेज की बस में मानसिक रूप से कमजोर लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, जिसका खुलासा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की काउंसलिंग में हुआ। जिसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सत्येंद्र बर्तवाल देहरादून संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? बताया जा रहा है कि 13 और 14 अगस्त का ये पूरा मामला है जो अब उजागर हुआ। मैं आपको बता दूं कि 12 से 13 अगस्त की ये पूरी रात की घटना है, जहां एक मानसिक रूप से कमजोर युवती दिल्ली से रोडवेज की बस में चढ़ती है और देर रात देहरादून पहुंचती है। जब देहरादून वो पहुंची तो उसके साथ बस में करीब 3 से 4 लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया। ये घटना का खुलासा तब होता है क्योंकि जब युवती बदहवास स्थिति में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोगों को मिली, उन लोगों ने लड़की के साथ 2 से 3 दिन लगातार काउंसलिंग में जब उस लड़की ने बताया कि उसके साथ इस तरीके की घटना घटी है, उसके बाद चाइल्ड वेलफेयर जो कमेटी है उसकी शिकायत पे पूरा मुकदमा दर्ज हुआ है कोतवाली पटेल नगर में। और अब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करी। यहाँ अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने कुछ लोगों से को हिरासत में भी लिया है, जिनसे लगातार पूछताछ चल रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड के लिए बड़ी खबर है। आपदा में मिलने वाली मदद की रकम में बदलाव किया गया है। अब आपदा में घर, स्कूल, हॉस्पिटल, पुल, सामुदायिक भवन को नुकसान होने पर बढ़ी हुई रकम मिलेगी, ताकि पुनर्निर्माण का काम आसानी से हो सके। केंद्र सरकार ने आपदा में हुए नुकसान के मुआवजे में बढ़ोतरी की है, जिसका लाभ उत्तराखंड को अब मिलेगा। अब आपदा में यदि घरों को 70% से ज्यादा नुकसान हुआ है तो मैदानी इलाकों में 1,80,000 मिलेगा, जबकि 1,20,000 मुआवजा मिलता था। जबकि पहाड़ी इलाके की बात करें 2 लाख रुपए इसमें मिलेंगे और पहले पहाड़ में 1,30,000 मुआवजा मिलता था। वहीं प्राथमिक स्कूलों को 70% से ज्यादा नुकसान होने पर अब 15 लाख मुआवजा मिलेगा, जबकि पहले 2 लाख मुआवजा मिलता था। नए मुआवजे पर सीएम पुष्कर धामी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। में पूरा आपदा राहत की राशि में बढ़ोतरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़ा कदम बताया है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री का आभार जताया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि बतौर राज्यसभा सांसद 2 से 3 बार उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और इससे मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि पिछले दिनों राज्यसभा के अंदर मेरे द्वारा 2-3 बार देवी आपदा के विषय को लेकर और आपदा राशि की बढ़ोतरी की मांग की गई थी। मुझे आज बताते खुशी है कि भारत सरकार ने इस आपदा राशि में वृद्धि की है। शनिवार को धामी कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें कुल 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें सबसे अहम अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट ने करीब 5,600 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को मंजूर किया। वहीं चीनी मिलों में परमानेंट कर्मचारियों के 68 पदों पर मृतक आश्रितों को नौकरी मिलेगी। कैबिनेट ने पदों पर लगी रोक को अब हटा लिया है और डेली वेजेस और संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने के लिए नियमावली बनेगी, इस पर भी चर्चा की गई। खबर यह है कि परमानेंट होने का मानक 5 साल की बजाय 10 साल की सर्विसेज को माना जाएगा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन केदारनाथ में उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की साजिश बताया है, तो बीजेपी का ये कहना है कि ये चुनाव आयोग का काम है, बीजेपी का नहीं।
शुक्रवार को चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावी तारीखों का ऐलान किया। 4 अक्टूबर को दोनों राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आएगा, लेकिन केदारनाथ उपचुनाव का ऐलान नहीं होने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस नेता हरीश रावत और गणेश गोदियाल ने इसे बीजेपी की साजिश बताया है। अपने पोस्ट में हरीश रावत ने लिखा, केदारनाथ जैसी आपदा कश्मीर में भी आई, वहाँ पूरे राज्य में चुनाव हो रहे हैं, मगर केदारनाथ में चुनाव टाले जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी जानती है कि वो केदारनाथ का विधानसभा चुनाव हारने जा रही है। वहीं गणेश गोदियाल ने कहा कि यह हरकत चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करती है, वरना केदारनाथ में चुनाव न करवाने की कोई वजह नहीं है। हरियाणा में तय समय से पहले चुनाव घोषित कर दिए गए और यहाँ जो चुनाव होने हैं, जो ड्यू है, उनको टाल दिया गया। तो ये लगता है कि पूरी तरह चुनाव आयोग बीजेपी के हिसाब से काम कर रहा है। केदारनाथ में इनकी स्थिति ठीक नहीं है, ये इनको जानकारी है अच्छी तरह, इसलिए इस चुनाव को टाल रहे हैं आगे। और जहां और स्थिति खराब होनी है वहां चुनाव पहले करा रहे हैं। तो चुनाव आयोग भी सिर्फ बीजेपी के हिसाब से काम कर रहा है। केदारनाथ चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है, इसलिए दोनों पार्टियां पूरे प्लान के साथ काम कर रही हैं। 23 अगस्त को खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा केदारनाथ क्षेत्र में पहुंचेंगे। वहीं बीजेपी 5 मंत्रियों की ड्यूटी लगा चुकी है। वहीं खबर है कि बीजेपी जल्दी चुनाव नहीं चाहती, जिसके पीछे की वजह केदारनाथ यात्रा और वहां आई आपदा को बताया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने खारिज किया है। बीजेपी का कहना है कि केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत का निधन 10 जुलाई को हुआ और 10 जनवरी से पहले इस सीट पर उपचुनाव होगा। चुनाव करवाना न करवाना ये बीजेपी के हाथ में नहीं है, ये चुनाव आयोग देखेगा इसको। कुल मिलाकर के संवैधानिक बात करें भाई, जब चुनाव 6 महीने के अंतराल में चुनाव होने हैं, जब चुनाव आयोग चाहेगा तो चुनाव होंगे और समय पे होंगे। ऐसा नहीं कि 6 महीने के बाद अब टल ही नहीं सकते किसी भी कीमत में। परंतु इस तरह की बातें करना, मुझे लगता है कि पता नहीं क्या मामला और क्या हो गया। कांग्रेस ज्यादा उत्साहित अपने को समझ रही है। बद्रीनाथ उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है और अब कांग्रेस का टारगेट केदारनाथ जीतना है। तो बीजेपी के लिए केदारनाथ उपचुनाव जीतना अब जरूरी भी है और मजबूरी भी। लेकिन चुनाव के लिए तारीख का ऐलान जरूरी है और इसी में कांग्रेस को बीजेपी और चुनाव आयोग की साजिश दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। केदारघाटी में आई आपदा की वजह से क्षतिग्रस्त हुए केदारनाथ हाईवे और पैदल मार्ग को धीरे धीरे दुरुस्त किया जा रहा है। हालांकि केदारनाथ धाम के लिए पैदल यात्रा भी शुरू हो गई है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की देखरेख में श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम दर्शन के लिए भेजा जा रहा है और केदारनाथ पैदल रास्ते पर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं और हर दिन लगभग 150 के करीब श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। वहीं लगातार केदारघाटी में रास्तों को बनाने का काम जारी है। जैसे ही पैदल मार्ग पूरी तरह से दुरुस्त हो जाएंगे, वैसे ही यात्रा अपने पुराने स्वरूप में आ जाएगी। केदारनाथ धाम में कुछ महीने पहले यात्रियों की सुविधा के लिए डीजल से चलने वाली स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल को लाया गया था। अब शनिवार को केदारनाथ धाम में चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा 2 गोल्फ कार भेजी गई हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा है कि ये बैटरी से चलती हैं और एसयूवी की तरह पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। एक गोल्फ कार में एक समय में 8 लोग बैठ सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए 2 गोल्फ कार यहां पर लाई गई, जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं करेगी और एक साथ इस कार में 8 लोग सफर कर सकते हैं। पहाड़ के लोगों की गोलू देवता में काफी आस्था है। मान्यता यह है कि अल्मोड़ा के चिताई गोलू के मंदिर में आकर हर कष्ट, हर बाधा दूर हो जाती है। अल्मोड़ा
अल्मोड़ा के चितई गोलू देवता के मंदिर परिसर में लाखों घंटियां और अर्जियां इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि गोलजू देवता के प्रति लोगों में आस्था कितनी ज्यादा है। वहीं इंटरनेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन भी गोलू देवता के भक्त हैं और जब भी लक्ष्य सेन अल्मोड़ा आते हैं तो वो मंदिर में हाजिरी लगाना नहीं भूलते हैं। अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक में लक्ष्य सेना ने शानदार प्रदर्शन किया था। भी हमारा कोई टूर्नामेंट होता है या हम लोग अल्मोड़ा आते हैं तो हम यहाँ ज़रूर आते हैं और अभी भी मैं बस थैंक यू बोलना चाहूँगा और बस यहाँ पे ग्रैटिट्यूड लेने आया हूँ कि जो भी भगवान ने दिया सब उनकी देन है और हम अब जब भी अल्मोड़ा आते हैं, जब भी हमें टाइम होता है, हम यहाँ ज़रूर आते हैं। गोलू देवता के मंदिर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। वहीं गोलजीव को न्याय का देवता भी कहा जाता है। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि दूर दूर से भक्त न्याय की गुहार लेकर मंदिर आते हैं। गोलू देवता मंदिर सफलता की कुंजी है चितई। यह सबका ताला खुलता है, लेकिन विश्वास और भावनाएं सही होनी चाहिए। आदमी को कन्वर्ट है, आदमी सोच ले कि मैंने आगे बढ़ना है, तो ये गोलू देवता सबको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। गोलू देवता के मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं और चिट्ठियों के जरिए भगवान तक अपनी बात पहुंचाते हैं। वहीं लोगों की मुराद पूरी होने पर मंदिर में श्रद्धालु घंटियां चढ़ाते हैं। ये है न्याय के देवता गोलू का मंदिर, जहां गरीब हो या अमीर हो, कोई खिलाड़ी हो या कोई परेशान व्यक्ति हो, जिसे कहीं से भी सफलता नहीं मिलती, कहीं से भी न्याय नहीं मिलता है, वो जरूर गोलजू के यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आता है, को सफलता मिले। किशन जोशी, न्यूज 18 अल्मोड़ा। सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे ओलंपियन लक्ष्य सेन को सम्मानित। सीएम आवास में सम्मान समारोह होगा। पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल खेल चुके बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को मुख्यमंत्री की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। तो सीएम आवास में ये कार्यक्रम होगा, जहां पर लक्ष्य सेन को सीएम पुष्कर सिंह धामी सम्मानित करेंगे। राजधानी देहरादून के थाना क्लेमेंट टाउन में जमकर मारपीट हुई, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक 2 युवकों की पिटाई कर रहे हैं। युवकों की गाड़ी भी तोड़ दी गई। मामले की शिकायत मिलने पर आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एसएसपी ने कहा कि मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी है। मारपीट का एक प्रकरण था, उसमें मारपीट में जो तहरीर आई थी, तहरीर के बाद उसमें हमने 307 की धारा की वृद्धि करी है। चूँकि एक ग्रुप है जो उसमें आइडेंटिफाइड हुआ है, जो पूर्व में भी पटेल नगर क्षेत्र में भी इस तरह की मारपीट में शामिल रहा है, तो इसमें कुछ लोग हुड़दंगी जो छात्र के रूप में खासकर मैंने देखा जो एजुकेशनल हब्स बन गए, खासकर क्लेमेंट टाउन हो, इन जगहों पर थोड़ा सक्रिय है, तो उनकी गिरफ्तारी और उनकी वैधानिक कार्रवाई के लिए मेरी टीम रवाना कर दी है। काशीपुर बस डिपो को एआरएम को विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। टीम ने एआरएम को 9,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। विजिलेंस का कहना है कि बस कंडक्टर से एआरएम रिश्वत मांग रहा था, जिसकी शिकायत बस कंडक्टर ने विजिलेंस की टीम से की, जिसके बाद एक्शन हुआ। उत्तराखंड परिवहन निगम अनिल कुमार सैनी को 9,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए मैडम थोड़ा नीचे गिरफ्तार किया गया है। ये जो शिकायतकर्ता हैं उनकी अनुबंधित बसों को सुचारू रूप से चलाने की एवज में मांग रहे थे रिश्वत के रूप में, तो वो नहीं देना चाहते थे रिश्वत और कार्रवाई चाहते थे, तो कार्रवाई आज की गई है। पौड़ी के कलजीखाल ब्लॉक में एक मकान ढहने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। तेज बारिश की वजह से कुस्याण गांव में मकान की दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में बुजुर्ग महिला आ गई। मकान काफी वक्त से जर्जर हालत में था, जिसमें महिला अकेली रहती थी और लोगों ने गांव के जर्जर मकानों का सर्वे कर लोगों को शिफ्ट करने की मांग की है।
रुड़की के मेहर खुर्द गांव के ग्राम प्रधान द्वारा एक फैसला लिया गया जो कि क्षेत्र में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आपको बता दें, ग्राम प्रधान द्वारा गांव में एक खुली बैठक की गई जिसमें फैसला लिया गया कि किन्नरों द्वारा बधाई के नाम पर जो मन माफिक पैसा लोगों से वसूला जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। उन्होंने बोर्ड में किन्नरों के लिए इनाम भी तय किया। अब 1100, 2100 और 3100 रुपए का इनाम ही दिया जाएगा और इससे ज्यादा मांगने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्राम वासियों ने बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा लिया गया फैसला बिल्कुल जनहित में है, क्योंकि यहाँ पर लोग बधाई के नाम पर किन्नरों की वसूली से त्रस्त थे। जब ये अपनी मन मर्जी कर रहे थे तो तब हमें जो है कदम उठाना पड़ा, जबरदस्ती कदम उठाना पड़ा। इस पर बहुत लोग परेशान आज भी। अभी किन्नर लोग भी आए थे अभी यहाँ से कि ऐसा ना करो, हम जैसा आप कहोगे ऐसा कर लेंगे। मैंने कहा जो हमने फैसला ले लिया हम वापस नहीं लेंगे बिल्कुल भी। जनहित में फैसला हुआ, गांव के हित में फैसला हुआ और सामूहिक गांव की जो आवाज़ थी वो जो आवाज़ बनकर एक चिंगारी रूप में गांव में चली, तो उस पर ग्राम प्रधान ने एक्शन लिया और एक सामूहिक आम सभा में बैठक हुई। ग्राम पंचायत सदस्यों सहित आम जनमानस उस बैठक में थे। कोलकाता में डॉक्टर की हत्या कर दी गई और प्रदर्शन पूरे देश में हुआ। डॉक्टर्स का ये कहना है कि उत्तराखंड में भी अस्पतालों का बुरा हाल है, इसलिए हर जिला और सामुदायिक हॉस्पिटल में 2 कांस्टेबल जरूर तैनात हो। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। नाराज डॉक्टरों ने शनिवार को पूरे देश में प्रदर्शन किया। देहरादून की जिला अस्पताल के डॉक्टर भी ओपीडी छोड़कर धरने पर बैठ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भले ही बड़े बड़े दावे करता हो, लेकिन डॉक्टर्स खुद मानते हैं कि उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में ड्यूटी रूम्स की हालत बेहद खराब है। सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं होता और कई बार नाइट शिफ्ट में महिला स्टाफ अकेले काम करती है। डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार को जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम 2 कांस्टेबल की व्यवस्था करनी चाहिए। सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं होता। कई बार ऐसा होता है रात को हमारी महिला स्टाफ, नर्सेज और डॉक्टर्स अकेले काम कर रही होती है। कई बार देहरादून में भी हुआ है, रात में भीड़ आ गई, बहुत बुरी तरह भीड़ आ गई। एक बार डॉक्टर वारांग जोशी ईएमओ थे, उनकी पिटाई भी कर दी गई। तो हम डिमांड करते हैं सरकार से जितने भी हमारे बड़े अस्पताल है, डीएच और एसडीएच, उसमें पुलिस की व्यवस्था की जाए। अगर पुलिस पिकेट नहीं आप दे सकते, कम से कम आपको पुलिस के 2 कांस्टेबल तो देने होंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देहरादून की महिला डॉक्टर्स की माने तो प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने के साथ अस्पतालों में सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स को सॉफ्ट टारगेट माना जाता है। सिक्योरिटी तो बहुत अहम है। हम लोग महिला कर्मचारी रात को जब ड्यूटी करते हैं, हमारे साथ जो स्टाफ होता है वो भी महिलाएं रहती हैं और हम देखते हैं कि कई बार तो रात को जो पेशेंट्स के साथ जो पुरुष तीमारदार आते हैं, हमारे लाखों बार कहने पर कि आप रात को यहाँ पे ना रुकें, वो यहीं रुकते हैं। कई बार वो शराब पिए हुए होते हैं, बदतमीजी करते हैं। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर इसी तरह हम बिना किसी सुरक्षा के काम करते रहे, किसी दिन हमारे साथ भी कुछ हो सकता है और हम भी अपनी पूरी जितनी क्षमता है उससे हम काम नहीं कर सकते। अगर हमें इस तरह इतने डर के माहौल में काम करना पड़ेगा तो हमें सुरक्षा प्रदान। डॉक्टर्स के साथ वारदात कोलकाता में हुई, लेकिन देश भर में डॉक्टरों के प्रदर्शन ने उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी और लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर्स बदले माहौल में मरीज के इलाज से पहले खुद की सुरक्षा चाहते हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। कोलकाता में हुए रेप और हत्याकांड को लेकर हरिद्वार के एक डॉक्टर इतने आहत हुए कि उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अनशन प्रदर्शन शुरू किया। बागेश्वर में कोलकाता की घटना के विरोध में डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार किया। सरकारी अस्पताल की ओपीडी बंद रही। रुद्रप्रयाग में भी कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसके बाद हत्या के मामले में डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे। चमोली के पीपलकोटी क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती से व्यापारी और स्थानीय लोग परेशान हैं। इसके विरोध में युवाओं ने बिजली विभाग का पुतला फूंका। चमोली के कर्णप्रयाग डिग्री कॉलेज के विद्यार्थी परिषद के छात्रों का आंदोलन जारी। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी।
देहरादून साइबर सेल टीम ने राजधानी के अलग अलग स्थानों से गुम हुए करीब 101 मोबाइल फोन रिकवर करके उनके मालिकों को दिए। रुद्रप्रयाग पहुंचे स्वास्थ्य सचिव आर राजेश ने सीएचसी अगस्त्य मुनि का औचक निरीक्षण किया, स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया। अल्मोड़ा में रिटायर्ड कर्मचारी संगठन ने अपना वार्षिक सम्मेलन किया, जिसमें कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं रखी। CBRI रुड़की में हाई एल्टीट्यूड रीजन्स ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का मुख्य मकसद लद्दाख जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे तैयार करना है। बागेश्वर के विकास भवन में किसान वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें किसानों को आधुनिक खेती के बारे में जानकारी दी गई।